हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो सी जी पी टी टी एम मेन्स के बारे में कुछ दिन पहले हमने चर्चा जो की थी। जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो मैंने उनसे कहा था कि कौन से पेपर वगैरह उनको सॉल्व करने चाहिए। आज मेंस की जो डेट है इन्होंने अनाउंस कर दी है एनटीए ने 25 जनवरी। तो पीडीएफ वगैरह जो उन्होंने अपलोड की है साइट पे सब लोगों ने देख लिया होगा। 25 जनवरी इन्होंने अनाउंस किया है कि मेंस का पेपर कराएंगे। मेंस में 2 पेपर आपके होने हैं, एक पेपर 1 ओएमआर बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव, दूसरा पेपर 2 जो आपकी ब्रांच का डिस्क्रिप्टिव होना है। दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो 25 जनवरी डेट है और मैंने बताया भी था कट ऑफ वगैरह जो लोग सेफ जोन में हैं वो तो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। जो ठीक स्कोर कर रहे हैं वो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। काफ़ी आइडिया, जो बच्चे बिल्कुल क्वालिफाई हो रहे हैं उनको पता लग गया होगा। कुछ लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं या स्कोर कुछ कम लग रहा है देखने में, वो भी डिसाइड नहीं कर पाए मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें। तो एक एक करके बात करते हैं इस पर। 25 जनवरी इन्होंने बोला है, तो रिजल्ट मुझे लगता है प्रीलिम्स का आज 1 तारीख हो गई, मंडे। तो सैटरडे संडे तो मुश्किल है कि सैटरडे संडे में रिजल्ट निकाल लें, पर ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ कह नहीं सकते। मेरा अपना मानना ये है कि 6 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। 6 तारीख से पहले पहले आ जाएगा तो हो सकता है 4th या 5th में आ जाए। 6 तारीख से पहले पहले उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाए। ज़्यादातर चांस है कि 4-5 तारीख के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा प्रीलिम्स वाला। अब दूसरी बात आती है कि सर मेंस की तैयारी करें कि नहीं। देखो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, अब जो टाइम बीता है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 90+ का जो स्कोर प्री में कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी करें। अब इतने समय का डिस्कशन देख के जो बच्चे मुझे मार्क्स वगैरह भेज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 85 तक में भी एक बार को कॉल आ सकती है मेंस की। इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट है, खासकर मैं ये बात कह रहा हूँ ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल मैकेनिकल, उनके लिए तो मेरा मानना है कि जनरल में 85 तक भी अगर स्कोर है तो चांस है कि कॉल आ जाए। उससे नीचे भी कट ऑफ जाए तो मैं उसके बारे में नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, पर 85 तक मुझे लग रहा है कि कॉल आ जानी चाहिए मेंस में, अभी तक का जो रिस्पॉन्स आया लोगों का। बाकी जो स्ट्रीम है, फूड टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री वगैरह है, तो इतनी सारी अलग अलग ब्रांचेज है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में सही प्रेडिक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा। कट ऑफ उनमें कम जाएगी, ये बात सही है, क्योंकि उनके एस्पिरेंट भी कम होते हैं। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उससे भी कम एग्जाम में पहुंचे हैं, तो कट ऑफ उनकी कम जाएगी। पर अब कोई 40 नंबर 42 नंबर चली जाए, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। इंजीनियरिंग वालों का मुझे आइडिया है कि 85 तक भी उम्मीद कर सकते हैं। 90+ तो सेफ है, जो मैंने बताया था, क्योंकि जब आंसर की वगैरह लोगों ने मैच भी की है तो कई लोग 110 120 जो बोल रहे थे वो सब उसी रेंज में उसी रेंज में आ गए हैं। 95 97 यही रेंज चल रही है। ठीक है, कई लोग 87 88 इसमें भी काफ़ी लोग हैं। तो तैयारी किनको करनी है वो क्लियर हो गई बात। दूसरा मैंने कहा था आपसे, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं मेंस जिनको देना है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ईएससी का जो 2017 में पैटर्न चेंज हुआ था, पुराना वाला सिलेबस एक बार चेक कर लेना। जो ईएससी का पुराना सिलेबस है एक बार चेक कर लेना और देखना क्या वही कॉपी पेस्ट किया है, ये मैंने आपसे कहा था। जैसे मैकेनिकल वालों को मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, ये सब पैटर्न जब चेंज हुआ था तब ऐड हुए थे, पुराने पैटर्न में ये नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पुराने पैटर्न में था, नई में नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पुराने ईएससी वाले से सिलेबस मैच कर लेना। कंप्यूटर साइंस वगैरह में ईएस तो होता नहीं है, तो उनके पास बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है टेक्निकल नॉलेज के लिए? ग्रुप ए गैस्टेड जॉब है और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर अलग से ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल वो बहुत हल्के लेवल का पूछने वाले। तो उनके पास तरीका वही है, पैटर्न ईएससी होता नहीं है, तो गेट का सिलेबस कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कंप्यूटर साइंस में मैच कर रहे होंगे। वो कंप्यूटर साइंस वाले अपना सिलेबस देखें, सारे सिलेबस तो नहीं देखे मैंने, पर मेरा मानना है कि गेट का ये पुराना जो सिलेबस जो है उसी को लेकर चल रहे होंगे। और गेट भी काफ़ी पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, अगर आपको पता हो। काफ़ी पुराने पेपर अगर गेट के देखोगे डिस्क्रिप्टिव काफ़ी पहले होता था। बाकी जो स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मेंस के लिए मैं उनको ये कह सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव उन्होंने सिलेबस दे दिया। अब 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते चलो, और जो ग्रेजुएशन में आपके इसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन रहा होगा तो वो सिलेबस कहीं ना कहीं उसी यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा होगा, जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी होंगी 1-2 मेन। या ग्रेजुएशन जब आप कर चुके हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएट हो और आपको बायोटेक्नोलॉजी का ही नहीं पता। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना कि उसमें किस तरह के टॉपिक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हैं, या ग्रेजुएशन की पुरानी किताबें पढ़ी उठा के देख सकते हो। जो अच्छी किताबें उस समय चलती थी वो किताबें आपके पास होंगी।
जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह हुआ करते थे, पुराने पेपर भी कुछ देखे होंगे। तो जो टॉपिक आपके इस सिलेबस में CGPRT मेंस में दिए हैं, क्या आपके कॉलेज के सिलेबस में वो थे, या सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते थे पुरानी बुकलेट वगैरह से क्या मैच कर रहा है, तो वो आप वहाँ से टॉपिक निकाल सकते हैं, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं कॉपी किया होगा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उसी स्ट्रीम का ग्रेजुएट वो मांग रहे हैं, तो उसी स्ट्रीम का मांग रहे हैं तो उनके कॉलेज का सिलेबस तो फॉलो करना पड़ेगा। जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस कहीं ना कहीं लिया होगा उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने उठाया होगा सिलेबस। ठीक है, पर टॉपिक तो जब ग्रेजुएशन आपने उसमें किया है, टॉपिक तो घूम फिर के आपको वही मिलेंगे, पॉलीमर वालों का जैसे है। तो वो सिलेबस को अपना मैच तो कर लें कॉलेज वाले में, जो आपने पढ़ा हुआ है, जब ग्रेजुएशन उसी में है आप बेहतर उसको समझ पाओगे। ठीक है, दूसरी बात आती है अब जो काफ़ी स्टूडेंट इसमें इंजीनियरिंग वाला जो होगा वो गेट ESC की तैयारी किया होगा, मेरा ये मानना है। चाहे कोई बच्चा SSC JEE का पेपर भी दे रहा हो, एक बार उसने गेट ESC की तैयारी की हुई है। डिस्क्रिप्टिव में एक अच्छी बात ये होती है कि थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे, और थ्योरी क्वेश्चन भी जो आएंगे उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको कोई फार्मूला लगा के आंसर आया या नहीं आया, 4 में से 1 टिक करना है, 1 सही 3 गलत। पर डिस्क्रिप्टिव में जब आपसे पूछा जाए, मैं हॉल इफेक्ट की बात करूं जैसे आपसे, या मैं RAC के बारे में बात करूं, या थर्मोडाइनमिक्स के लॉ की बात करूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बात करें, तो आप उसमें ब्लैंक नहीं हो जाओगे, कुछ ना कुछ तो लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास एक ओपन एंडेड चॉइस ये होती है कि कुछ ना कुछ तो आप उसमें लिखेंगे, आपको बेसिक आइडिया तो है। जीना डायोड पूछ ले, या आपसे कोई शॉर्टकट इफेक्ट पूछ ले, फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ ले, या आपसे कोई मान लीजिए कोई मॉसफेट BJT का क्वेश्चन बन जाए, तो बेसिक तो आपको उनके बारे में आइडिया है ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नील है, उसके बारे में पता ही नहीं है, बेसिक अंदाजा तो है उसके बारे में। और सिविल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं, खासकर एक चीज़ देख लेंगे कि उनका जो ESC का सिलेबस है और जो सिलेबस इसमें दिया है CGPRTM में, जरा एक बार पुराना पेपर चेक कर लेना और इस बार का सिलेबस भी चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक छोड़ रखा है इन्होंने, एक बार उसको चेक कर लेना जरा, सिविल इंजीनियरिंग वाले खासकर। बाकियों में तो सब्जेक्ट पूरे पूरे दिख रहे थे मुझे। सिविल में जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मुझे नहीं नज़र आया उसमें, एक बार आप चेक कर लेना सिलेबस में है कि नहीं, या अगर उसमें नहीं दिख रहा है, मिस हो गया, तो पुराना पेपर भी एक बार चेक करना कि उसमें आया था कि नहीं आया था। तो पहले जो सिलेबस दिया है उसको कवर करो। और ज़्यादातर स्टूडेंट गेट ESC वाले हैं, तो मुझे लगता है ना कि डिस्क्रिप्टिव में उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। पुराने पेपर आपको देखने पड़ेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं भी आए, बेसिक क्वेश्चन तो वहाँ से उठ के आ सकता है। ठीक है, इवन डिस्क्रिप्टिव जिन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी एग्जाम में टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ESC के ही पुराने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में उठाए होंगे। थ्योरी क्वेश्चन ESC में भी आते हैं, ESC पूरा पूरा पेपर टफ नहीं होता, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे गए पहले 2008 में, 9 में, 10 में, पुराने पेपर देखेंगे, पैटर्न पहले पूरा पूरा न्यूमेरिकल, थ्योरी अच्छी खासी उसमें पूछी गई है पुराने पेपरों में, तो थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। पर बेस्ट सोर्स वही हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन के 4 पार्ट पूछे हों, ये 2 पार्ट पूछ देंगे, है ना। क्वेश्चन जैसे मान लो उठाया, उसमें कोई डाटा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, ये उसका एक ही पार्ट पूछ लें। क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कि ES का लेवल नहीं भी करना हो, थोड़ा मीडियम लेवल पर रखना हो, तो भी वो उस पेपर को मॉडिफाई किया जा सकता है। पर मेन सोर्स तो वही हो सकता है जहाँ से वो उठा सकते हैं क्वेश्चन। पुराने पेपर दुनिया भर के अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी स्ट्रीम वाले अपने ग्रेजुएशन को ध्यान रखें, ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है टॉपिक वाइज खत्म करते चलें। टॉपिक आएगा, पढ़ रखा होगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो करके आओगे ही, ब्लैंक तो नहीं छोड़ दोगे। पर इसके लिए घबराने की बात इसलिए नहीं, जैसे कॉलेज में आप पढ़ते थे, अब जैसे मान लो आप कहोगे सर मुझे 25 दिन मिल रहे हैं, तो कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम जब होता था तब तो 10 ही दिन में पढ़ाई करते थे और पेपर निकालते भी थे। यहाँ कैंडिडेट भी कम है, प्री में कम अपीयर हुए, गड़बड़ बहुत रही एग्ज़ाम में, मेंस में भी संख्या बहुत नहीं रहने वाली है। तो 10 दिन में सेमेस्टर एग्ज़ाम आप तैयारी करते थे और अच्छे नंबर लाते थे, तो यहाँ तो फिर भी आपको समय मिल रहा है। बस दिमाग पे नेगेटिविटी को हावी मत होने दो। हर बार का जो दिक्कत टाइम ही नहीं मिल रहा है या टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं है, तो वहाँ जब 10 दिन में सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, वहाँ भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते थे कॉपियाँ, और यहाँ भी 25 दिन में आप तैयार करोगे तो यहाँ भी प्रोफेसर वगैरह चेक करेंगे, और कौन चेक करेगा। इतने अलग अलग स्ट्रीम है, तो सारी टीम NTA के पास थोड़ी बैठी हुई है, वो किसी ना किसी को हायर करेंगे उस कॉपी चेक करने के लिए। और किसको हायर करेंगे? टेक्नोलॉजी वो जो जानने वाले जो प्रोफेसर वगैरह होंगे वही देख पाएंगे। तो जब सेमेस्टर एग्जाम में तुम जैसे लिखते थे सजा सजा के, शुरुआत के क्वेश्चन बड़े रंग बिरंगे करके, बॉर्डर बना के, फार्मूला आया तो उसमें अंडरलाइन करके, उसी तरह से करना। और एक ही पेन से पेपर करो, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है पेंसिल से हाईलाइट करो, कि मिटाना भी हो तो मिटा भी पाओ। मेंस का तरीका लिखने का ऐसे ही है, एक ही पेन से पेपर करते जाओ, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है पेंसिल से हाईलाइट करो, बॉक्स बनाना है पेंसिल से बनाओ। ठीक है,
मतलब अच्छी तरीके से लिखना, कि जो तुम्हें आता है उसको बेहतर तरीके से लिखना। जैसा रिप्रेजेंट करोगे वैसा वो जानेंगे। जैसे कोई आंसर बहुत लेंदी हो रहा है और आपको वर्ड नहीं मिल रहा है कैसे लिखना है, आपको आता बड़ा अच्छा है तो पॉइंट वाइज लिख दो। कोई थ्योरी क्वेश्चन है और तुमको लग रहा है बहुत लेंदी है, 2 पेज का हो जाएगा, तुम्हें अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर दो, कम शब्दों में अच्छी बात कह पाओगे। कई बार जब क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता तो पॉइंट वाइज नहीं लिख पाओगे, तो फिर तुम कॉपी भरने की कोशिश करते हो कि मुझे आ नहीं रहा है और कहानी की तरह लिखना है, तो फिर तुम क्या करते हो, ऊपर नीचे सही लिखोगे, बीच में कबाड़ा भर दोगे। तुम्हें खुद को पता होता है, सेमेस्टर में ऐसे ही करते हैं, शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन बढ़िया, लास्ट में सीधी सीधी लाइनें, जैसे वो नहीं, वो हेल्थ का इशू किसी को हो जाए तो वो पिक्चर में दिखाता मशीन में लाइनें बन रही हैं, खुद ही नहीं पढ़ पाओगे लास्ट में क्या लिखा है। वो सब नहीं, जितना आता है ठीक तरह से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। जो पेपर 1 है उसके लिए मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए परेशान होने की बात नहीं है। प्री जिन बच्चों ने दिया है उनको ऑलरेडी पेपर 1 पता है कैसा होना है। एक एक करके मैं बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, प्री में उतने टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, यहाँ पर 2 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, 2 आवर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि पेपर बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, एप्टी रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर सकता है, एप्टी रीजनिंग में या इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल बेटर कर सकता है, एक लेवल बढ़ा सकता है, बहुत टफ तो नहीं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ इंग्लिश मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ CGL तक का लेवल जो है इंग्लिश के लिए बहुत है। CGL तक का लेवल इंग्लिश जो आता है काफ़ी है, वो इंग्लिश हो गया। दूसरा IP जितना मैंने करा रखा है उतना करके जाओ, जितना बने ठीक, जितना बन जाए काफ़ी है। नोट्स भी मैंने पूरे दे रखे हैं IP के, लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, आराम से उतना पढ़ के कर सकते हो आप। 20 नंबर, 5 टॉपिक हैं, 20-20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का IP। इंग्लिश मैंने बताया CGL तक के लेवल का, पुराने पेपर देख सकते हो हाल फिलहाल के। IP जितना मैंने कराया है 20 नंबर का आएगा, ख़राब से ख़राब स्थिति में 12-14 तो बन ही जाएगा। प्री में भी आपने देखा कि 15 नंबर का तो कुछ बच्चों ने कहा हमारे 10-12 बन गए, किसी ने कहा 8 बने, पर 50% से ऊपर तो सबने कहा कि हमारे बने। तो यहाँ भी 20 में से 12-14 नंबर भी आ जाए IP बहुत है, कम नहीं है। तीसरा फिर आपका है जनरल एप्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ देखो, इन्होंने जो ये 3 और 4 टॉपिक, जनरल एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथ्स, इनमें क्या अंतर आ जाएगा, इसको लेके कुछ क्वेरी बच्चों की आ रही, सर इसका क्या मतलब है। जनरल एप्टीट्यूड आपने प्री में भी पढ़ रखा है, वो आपको यहाँ भी काम कर जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बच्चों को अंदाज़ा नहीं लग रहा, उसका मतलब है, देखो इसमें पेपर 1 जो है मेंस के अंदर जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 आपकी ब्रांच का है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। तो कई बच्चे जो बायो स्ट्रीम वाले हैं 11th-12th में उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये 11th-12th का मैथ्स तो नहीं हो सकता, ये बेसिक मैथ्स है। एलिमेंट्री मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का मतलब हो गया 7 से लेकर 10 तक, 7 से 10 तक। इसमें आपको ये कई सारे टॉपिक इसके एलिमेंट्री मैथ्स के एप्टी वाले हैं। मैं आपको टॉपिक बोलता हूँ, अब 7 से 10th और रेफरेंस भी NCERT को मानना, 7 to 10th की मैथ्स और रेफरेंस भी NCERT की बुक। इसमें आपको LCM SCF इंटीजर वाला टॉपिक, मैं टॉपिक बोलता हूँ, आप देखना कई सारे एप्टीट्यूड से कॉमन है। आप NCERT के चैप्टर भी पढ़ लोगे, कई सारे चैप्टर आपके एप्टीट्यूड वाले हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका परसेंटेज, सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन आता है, SPCP वाला क्वेश्चन, उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ऐसे क्वेश्चन आता है एक वो। फिर आपका एक वो टॉपिक पूछता है टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर बार पूछता है, वर्क वाला। इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बनता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक कई सारे एप्टी के कॉमन हैं। मैथ्स के टॉपिक इसमें थोड़े से जोड़ दो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हो गया मैथ्स में, वो जोड़ दो। उसके अलावा जनरल इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं, रूट निकालो, इक्वेशन दे दी उसके रूट बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, जो जनरल इक्वेशंस होती है उसको रूट बताना। इसके अलावा इंटीजर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि आपने पॉइंट के बाद 999 लिख दिया, ये टर्मिनेटिंग वो होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लास्ट में बताना पड़ता है। मैथ्स में वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैथ्स के कुछ टॉपिक, बाकी आपका बेसिक एरिया ये एप्टी वाला है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 7 to 10th NCERT देखोगे, कई सारे टॉपिक एप्टी वाले ही हैं। कुछ टॉपिक मैथ्स के हैं जो एप्टी में आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, इंटीजर वगैरह के कुछ क्वेश्चन जो एप्टी में आपने ना पढ़ रखे हों। तो 7 से 10th की मैथ्स को लेकर आप एक बार मैच कर लो, एप्टी में क्या पढ़ चुके हो, कौन से मैथ्स का टॉपिक नहीं पढ़े हो, उतने टॉपिक तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे एलिमेंट्री मैथ्स से।
50% तो वो एप्टी का ही एरिया है, आप एज इट इज चैप्टर आपको दिख जाएगा। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये टॉपिक एप्टी में तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपने पढ़ रखा है, वो सब एप्टी में तो आपने कवर किया। एलिमेंट्री मैथ्स ही है वो। एलिमेंट्री मैथ्स में कुछ बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेंसुरेशन है। अब मेंसुरेशन 10th में है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या है, ये जनरल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। सिलेंडर का जैसे क्वेश्चन बहुत आता था, कोन का क्वेश्चन है, तो ये सब टॉपिक जो है सिलेंडर और कोन बहुत पूछता है। ठीक है, या सरकमफ्रेंस किसी का कितना है, पेरीमीटर कितना होता है, बेसिक क्वेश्चन, ये 10th के मैथ्स का एरिया है। तो मैथ्स के इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री का कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो मैथ्स के 50% एरिया प्योर मैथ्स कह सकते हो, बाकी आपका एप्टी से मैच कर रहा है। 50% एरिया ही मैथमेटिक्स का है, बाकी 50% एप्टी से ही कॉमन है। ठीक, इंग्लिश हो गया। आईपी जो मैंने करा रखा है काफ़ी है, एप्टीट्यूड हम लोग आरोहण पे पढ़ाया हुआ है। एलिमेंट्री मैथ्स के कुछ टॉपिक 50% एप्टी है, 50% आप आराम से किताब से कर सकते हो, बेसिक किताब है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइंस इसमें इन्होंने लिखा नहीं है। इसके बाद आपका जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर आपका करंट अफेयर दिसंबर तक का, करंट अफेयर दिसंबर तक का। तो प्रीलिम्स में भी जीके एंड करंट अफेयर, जनरल साइंस, इनमें बच्चे सेटिस्फाई थे। जितना मैंने पढ़ाया था उसमें बच्चे सेटिस्फाई थे कि सर काफ़ी कवरेज था, क्वेश्चन हमारे बने। जनरल साइंस सिलेबस में मेंस में नहीं है, जीके एंड करंट अफेयर है। अब फिर बात वहीं आ गई, सर जीके में 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री पूछ ले तो, 1-2 पॉलिटी पूछ ले तो, पूछ सकता है। प्री में भी इन्होंने सिलेबस जीके एंड करंट अफेयर ही लिखा था, क्वेश्चन पूछने में 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब कई बच्चा जो मेरे से काफ़ी समय से जीएस पढ़ रहा है वो बना के भी आ रहा है उन क्वेश्चन को, पर कोई बच्चा ऐसा है जो जीएस मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है या बिल्कुल अभी कनेक्ट हुआ है, तो वो कम से कम जीके एंड करंट अफेयर वाला जो फोल्डर है आरोहण पर जरूर कर लेना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इतने कम टाइम में कोई बिगनर है कि आज मेंस की तैयारी शुरू करेगा, कोई पहले से मेरे से पढ़ता हुआ है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो रेडी है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जीके करंट अफेयर लिखा है 20 नंबर का आएगा, तो 20 नंबर में से 15 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर ही होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे आपके ये अलग हटकर, 1-2 पॉलिटी, 1 आध ज्योग्राफी, 1 हिस्ट्री, ऐसे करके। ठीक है, 20 में से 15 आपके जीके करंट अफेयर होंगे, 5 क्वेश्चन अलग एरिया के होंगे। तो जो मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो तो दिक्कत जीएस में है नहीं। कोई बच्चा जो टाइम नहीं है या जीएस पहले नहीं पढ़ा, कम से कम जीके एंड करंट अफेयर जो मैंने कराया है पूरा फोल्डर करे, क्योंकि जीके भी मैंने स्टैटिक पूरा काफ़ी कवर किया है, अवार्ड्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सब चीज़ें बताई हुई हैं, डांस वांस सब बता रखे हैं उसके अंदर क्वेश्चन। करंट अफेयर लगातार मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, और करंट में अभी तक इतना अपडेट कर चुका हूँ कि आपका 1 साल से ऊपर का डाटा मैंने कवर कर दिया है इसमें। अभी तक जितना करंट अफेयर आरोहण पे है वो 1 साल से ऊपर का डाटा कवर कर दिया है। दिसंबर में भी 3 क्लास आपके प्रीलिम्स से पहले हुई थी, उसमें से भी क्वेश्चन बने थे, नोबल इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा भी गया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए, और अभी जितने भी फरवरी में भी एग्जाम होने हैं, 2 तारीख से, कल से हम करंट अफेयर फिर शुरू कर रहे हैं। कल से करंट अफेयर की क्लासेस में फिर शुरू कर रहा हूँ, 2 तारीख से 5 तारीख तक 3-4 दिन लगातार करंट अफेयर क्लास करेंगे। कुछ और एरिया में एक बार पूरे चेक कर लूँगा, जो रहेगा उसको भी कवर कर दूंगा। और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने 250 क्वेश्चन जब पहली बार प्रीलिम्स कैंसिल हुआ था CGPRTM तब कराए थे। नए बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो PDF निकाल लेना। 250+ क्वेश्चन पहले कराए थे करंट अफेयर के। 100 क्वेश्चन मैंने फिर एग्जाम से पहले, अभी प्रीलिम्स जब हुआ है तब दिए थे करंट अफेयर। फिर आपको कल परसों तक 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आसपास एक PDF में और दे दूंगा। तो क्वेश्चन की 3 PDF हो गई, 250+ एक बार, 100 के आसपास एक बार आपके पेपर से पहले मिला, और 100 के आसपास या 50 कल तक आपको, कल परसों तक एक PDF और दे दूंगा मैं। तो थ्योरी पूरी पढ़ा दी, थ्योरी जो पढ़ाई उसकी PDF दे रहा हूँ, और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अब कोई ये कहे सिर्फ मैं क्वेश्चन करके चला जाऊँगा, तब तो फिर ये रिस्क ले रहे हो बहुत। मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप लेक्चर कर लो, पूरा समझाया है, थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद क्वेश्चन देखोगे तो रिकॉल करना आसान होगा, रिवीजन करना आसान हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन ही करके कोई हिट एंड ट्रायल मेथड तुक्का लगा रहा है, तब तो प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन आ जाएं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फंस जाएं, पर 20 में से अगर 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, तो फिर वो 5-6 ही क्वेश्चन से एचडी डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत हो जाएगा 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 के 15 नहीं आ जाएंगे। 20 में 14-15 वही बना पाएगा जिसने पूरा पढ़ा होगा। जीके करंट अफेयर में कह रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी कम टाइम में ना भी कर पाओ। अब जो मेरे से जीएस कर चुके हैं वो ऑलरेडी कर लेंगे, पर जो नए बच्चे हैं मान लो वो नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जीके करंट अफेयर जरूर कर लें। आरोहण पर जीके एंड करंट अफेयर पूरा अवेलेबल है। करंट के लिए मैंने कमिट किया था यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस दूंगा, वो मैं ऑलरेडी मैंने दी हैं। कुछ क्लासेस करंट की यूट्यूब पे और रहेंगी, पर फिर मैं क्लियर कर दूं, क्या
जीके एंड करंट अफेयर पूरा 50 घंटे से ऊपर का सब्जेक्ट पूरा यूट्यूब पे नहीं, 50% के आसपास यूट्यूब पे डाल दिया है मैंने, ठीक है। करंट के जो अपडेशन मैं करा रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है। PDF सारी सबको दे रहा हूँ मैं, चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो, टेलीग्राम सब पे अवेलेबल है। क्वेश्चन वगैरह जो मैं बना रहा हूँ सबको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो जीके एंड करंट अफेयर वाला जो एरिया है वो इसके हिसाब से डिसाइड कर लें। जीएस पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप रेडी हैं, जो मैं भी करंट की अपडेशन कराऊंगा वो ऐड कर लेना। जो बिल्कुल बिगिनर है कम से कम वो जीके एंड करंट अफेयर पढ़ लेगा, हिस्ट्री पॉलिटी अगर समय वो ना भी दे पाए, वो तो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो पाई है, क्योंकि 25 दिन में आपको अपना ब्रांच का भी पढ़ना है, टेक्निकल या जो भी ब्रांच है, और फिर ये टॉपिक भी देखने हैं। इसमें अच्छी बात यह कि प्री में काफ़ी रेडी हो चुका है, कुछ ही एरिया हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एरिया नहीं, जैसे करंट की मैं कुछ क्लासेस ऐड कर दूंगा वो देखनी है। आईपी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है आईपी जितना दिया है मैंने, जितना पढ़ाया है और PDF दिए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन प्री में बन भी गए ठीक ठाक, उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो इंग्लिश, IP, FT, मैथ्स, ये 4 में तो काफ़ी चीज़ें तैयार हैं। मैथ्स में जो टॉपिक रह रहे हैं, गैप जिनमें रह गया है, FT के अलावा जो अलग से मैथ्स के टॉपिक हैं वो देखने हैं, और जीके करंट अफेयर में जितना पढ़ चुके हैं वो तैयार, जो अभी अपडेट करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है, जो मैं इसमें अपनी तरफ से कर सकता हूँ, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो जो ब्रांच का टॉपिक आपका है उसको समय ज़्यादा दो, डिस्क्रिप्टिव को समय ज़्यादा दो, बाकी जो एरिया हैं 2 घंटे भी अगर समय दे दोगे ये बन जाएगा। टेक्निकल को अपना समय ज़्यादा दो, दिन में मान लो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे 6 घंटे अपने टेक्निकल को दो, 2-2.5 घंटे जो बाकी पेपर 1 का एरिया उसको दो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा है कि 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने आवर्स पढ़ना अच्छा या बुरा, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, किसी का 6 घंटे में आउटपुट बढ़िया आ रहा है, कोई 12 घंटे में भी नहीं आ रहा। आप जितना भी देर पढ़ रहे हैं उसको आप 70-30 में डिवाइड कर लो, चाहो तो 70-30 में डिवाइड कर लो। मेन आपका टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल अभी आपने ज़्यादा समय नहीं दिया, प्री में भी पेपर 1 के टॉपिक पढ़े हो, मेंस में भी पेपर 1 के टॉपिक आ रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव अभी आप समय ज़्यादा नहीं दे पाए होगे, तो डिस्क्रिप्टिव का समय बढ़ाना है। अब डिस्क्रिप्टिव का समय बढ़ाना है और ऐसा पढ़ना है जैसे अपने कॉलेज में सेमेस्टर में पढ़ते थे 15-20 दिन, उसको मान के चलो कि तुम्हारा सेमेस्टर है 25 तारीख को, उतनी मेहनत कर दोगे पक्का निकल जाएगा। अभी कंपटीशन की तरह बर्डन मत लेना सर के ऊपर कि अरे सर ES लेवल का कैसे कर लूँगा मैं 10 दिन में। जैसे सेमेस्टर एग्जाम देते थे, प्रीवियस ईयर वगैरह देख के जाते थे, यहाँ भी वो करना है, और पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मेंस में आंसर में लिखोगे ही, ब्लैंक थोड़ी रहोगे जब टॉपिक पता होगा। तो जैसे सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते थे उसी अप्रोच को दिमाग में रख के उतनी मेहनत 15-20 दिन कर दो, अच्छा परफॉर्म करके आओगे। क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दो जो मेंस में होंगे, पेपर 1 में प्री के लिए तैयारी जो है वो आपको काम आ जाएगी, यहाँ पर पेपर 2 को ही समय ज़्यादा देना है, तो आप 70-30 के रेशियो में बांट दो, तो जितना समय आप दे रहे हो तैयारी को, ठीक है। मेरे एंड से जो मुझे अपडेट करना है कल से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा इसको। करंट अफेयर इसलिए भी शुरू करना है कि CSIR में भी आना है, ROE में आना है, IB के पेपर में आना है, आपको भी हेल्प करेगा। दिसंबर तक का डाटा, फरवरी मिड तक के जितने एग्ज़ाम हैं, मैंने कल भी बोला था मिड फरवरी तक के एग्ज़ाम जो हैं, दिसंबर तक का डाटा जो है काम का है। तो जो मैंने पीछे दिसंबर में कुछ क्लासेस कराई थी आपके पेपर के पहले, CGP रीडिंग प्रीलिम्स के पहले, अब और लेक्चर आगे के ऐड करेंगे 2 तारीख से। तो अभी 2 से 5 तक का शेड्यूल, 4 क्लासें करंट की होंगी, फिर इसी तरह से आगे आगे जब जरूरत पड़ेगी करंट हम अपडेट करते चलेंगे। करंट को लेकर अभी आप परेशान मत होइए, क्योंकि जिन एग्ज़ाम में आ रहा है आपसे ठीक ठाक बन भी रहा है, करंट आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ठीक ठाक आप करके आ रहे हो सब में। तो नेसेसरी डेली यूट्यूब में टाइम में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समय समय पे करंट आता रहे, अपडेट करते रहें। पुराने फोल्डर में लेक्चर में अपलोड भी कर दे रहा हूँ, तो आगे के एग्ज़ाम में भी करंट कवर होता चलेगा। जब आपका जून में JEE का पेपर होगा या आगे CGL होगा, उसके पहले भी 1.5 महीने का करंट जो है आपको मिलता जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी R1 पर बैच चल रहे हैं उन बैचेज़ में वो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। यूट्यूब के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब में 100% नहीं, जितना मैंने कमिट कर रखा है उससे ज़्यादा ऑलरेडी करा चुका हूँ। और कुछ टाइम पे, जैसे करंट की बात है, करंट के कुछ लेक्चर आते रहेंगे, पर आरोहण के कवरेज से यूट्यूब को कंपेयर मत करिएगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, PDF वगैरह सब ओपन कर रखी हैं, पर जो वीडियो लेक्चर की बात है, जितने मैक्सिमम हो सकेंगे वो यूट्यूब पे जा रहे हैं। पॉलिटी के भी कई लेक्चर, हिस्ट्री के भी कई, पर 100% पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।